हेलो स्टूडेंट, मैं आशा सिंगल अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर के पेपर अधिगम के लिए आकलन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तम या अच्छे परीक्षण की विशेषता पढ़ा रही हूँ, जो हर बार परीक्षा में आता है। तो आप इसे अच्छे से याद कर लें, क्योंकि इस बार भी इस प्रश्न के आने की पूरी संभावना है। तो आइए पढ़ते हैं उत्तम परीक्षण की विशेषताएं। उत्तम परीक्षण की विशेषताएं निम्न प्रकार से है। किसी भी परीक्षण को तब तक उपयुक्त नहीं माना जा सकता जब तक कि वह कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। अतः किसी भी परीक्षण की गुणवत्ता एवं उपयोगिता में वृद्धि करने के लिए उसकी जांच विभिन्न कसौटियों पर की जानी चाहिए। परीक्षण व्यक्ति की विभिन्न प्रकार की योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों, गुणों एवं उपलब्धियों का पता लगाते हैं। अतः एक परीक्षण को उत्तम तथा गुणयुक्त होना चाहिए। उत्तम परीक्षण कहे जाने के लिए उसमें कुछ विशेषताओं का होना जरूरी है, और इन विशेषताओं को दो भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें फर्स्ट है तकनीकी विशेषताएं और सेकंड है व्यवहारिक विशेषताएं। अब हम आगे देखते हैं परीक्षण की तकनीकी विशेषताएं। परीक्षण की तकनीकी विशेषताएं निम्न है। इसमें फर्स्ट है मानकीकरण। मानकीकृत या मानकीकरण से आशय ऐसे परीक्षण से है जिसमें अनुभवों के आधार पर विषय वस्तु का चयन किया गया हो, जिनके मानक निर्धारित हो, जिनके प्रशासन एवं फलांकन में समरूप विधियों का प्रयोग हुआ हो तथा जिनके फलांकन में सापेक्ष तथा वस्तुनिष्ठ विधि का प्रयोग किया गया हो। इसमें किसी भी प्रकार के पक्षपात की संभावना नहीं होती। इसके मानकीकरण में व्यक्ति की आयु, लिंग, सामाजिक आर्थिक स्थिति, उपलब्धि आदि के अनुसार मानकों को निर्धारित किया जाता है। अब दूसरी विशेषता हम देखते हैं विश्वसनीयता। यदि एक परीक्षण को एक ही समूह में दोबारा दिया जाए और उनके अंकों में कोई अंतर न हो, तो वह परीक्षण की विश्वसनीयता कहलाती है। अर्थात कितने भी लोगों के द्वारा जांचा जाए, अगर उत्तर एक ही आता है और अंकों में कोई भी अंतर नहीं आता, तो वह परीक्षण की विश्वसनीयता कहलाती है। एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसका विश्वसनीय होना ही होता है। विश्वसनीयता से तात्पर्य ऐसे परीक्षण से है जो बार बार प्रयोग किए जाने पर ही निष्कर्ष प्रदान करे। जैसे किसी विद्यार्थी को गणित की परीक्षा में 40 अंक प्राप्त होते हैं। कुछ दिन पश्चात वही परीक्षण दोबारा देने पर भी यदि उसको लगभग इतने ही अंक प्राप्त होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारी परीक्षा विश्वसनीय है। अर्थात कितनी बार भी परीक्षण हो, अगर उसमें कोई फर्क नहीं आता और फर्क भी आए तो मामूली सा आए, तो वह परीक्षण विश्वसनीय कहलाएगा। फिर है वैधता। यदि कोई परीक्षण उसी गुण का मापन करता है जिसके लिए उसे बनाया गया हो, तो वह परीक्षण वैध कहलाता है। किसी भी परीक्षण के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वह विश्वसनीय होने के साथ साथ वैध भी हो। परीक्षण की वैधता से आशय यह है कि परीक्षण उस उद्देश्य की पूर्ति करता हो जिस हेतु उसका निर्माण किया गया है। यदि परीक्षण द्वारा उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, तो हमारा परीक्षण वैध कहलाएगा, अन्यथा नहीं। परीक्षण की वैधता विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे संक्रियता, पूर्व कथित, अंकित, विषय वस्तु कारक इत्यादि। अब है वस्तुनिष्ठता। एक उत्तम परीक्षण का गुण उसका वस्तुनिष्ठ होना है। जब कोई परीक्षा वस्तुनिष्ठ होती है, तब उसके प्रश्नों के उत्तरों पर अंक देते समय व्यक्तिगत मत न हो, अर्थात उस पर परीक्षण का व्यक्तिगत प्रभाव न हो। कोई भी मूल्यांकन करे, परीक्षार्थी को सदैव उतने ही अंक मिलने चाहिए जितने प्रथम बार में मिले हैं। वस्तुनिष्ठता का अर्थ है कि परीक्षण के उत्तरों या प्रतिक्रियाओं का अंकन करते समय वह परीक्षण की व्यक्तिगत पसंद नापसंद के प्रभाव से
मुक्त हो, अर्थात उससे परीक्षण पर व्यक्तिगत पसंद नापसंद का कोई भी प्रभाव ना पड़े तथा परीक्षण मानक फलांकन उत्तर पत्रिका की सहायता से पूर्व निर्धारित सही या गलत उत्तरों को दिए जाने वाले अंक जो परीक्षण निर्माता द्वारा निर्धारित किए गए होते हैं के आधार पर ही परीक्षण का अंकन करें। अब है मानक। मानकों का निर्धारण प्रभावीकरण प्रक्रिया का एक आवश्यक पक्ष है। बिना मानक के परीक्षण प्राप्तांक की व्याख्या नहीं की जा सकती। मानक न केवल समूह में व्यक्ति विशेष की स्थिति का ज्ञान करते हैं, बल्कि इसके द्वारा एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से भी की जा सकती है। एक उत्तम मानकीकृत परीक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसके मानक स्थापित होते हैं। मानक किसी विशेष समूह में व्यक्तियों के औसत कार्य या निष्पादन की इकाई है। अधिकांशतः आयु मानकों, श्रेणी मानकों, शतांशीय मानकों तथा प्रमाणिक फलांक मानकों या दो फलांक मानकों को ज्ञात किया जाता है। फिर इन मानकों की सहायता से किसी भी परीक्षण पर व्यक्ति के मूल प्राप्तांकों का विवेचन किया जाता है। अब आगे अगली विशेषता हम देखते हैं, विशिष्टता। परीक्षण की यह विशेषता वस्तुनिष्ठता की पूरक है, जहाँ यदि परीक्षण इस प्रकार का है जब उसकी प्रकृति से विज्ञ परीक्षार्थी परीक्षण में उच्च फलांक प्राप्त करते हैं तथा अनभिज्ञों को कम फलांक प्राप्त होता है, ऐसे परीक्षण को विशिष्ट परीक्षण कहा जाता है। अर्थात जो बच्चे उस आंसर को जानते हैं उनको तो ज़्यादा अंक प्राप्त होते हैं, जो नहीं जानते उनको कम अंक प्राप्त होते हैं, तो ऐसे परीक्षण को विशिष्ट परीक्षण कहते हैं। फिर है परीक्षण की व्यवहारिक विशेषताएं। तो पहले तो पढ़ी थी हमने परीक्षण की तकनीकी विशेषताएं, अब है परीक्षण की व्यवहारिक विशेषताएं। आकलन उपकरणों की व्यवहारिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली है इसमें उद्देश्य पूर्णता। प्रत्येक परीक्षण के उद्देश्य होते हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं उसका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण कर परीक्षण का निर्माण करना ही उद्देश्य पूर्णता है। किसी भी पर्यवेक्षण की प्रमुख विशेषता उसका निश्चित उद्देश्य निर्धारित होना है। अर्थात उत्तम परीक्षण का निर्माण तब ही संभव है जब हमारे पास कोई उद्देश्य, लक्ष्य या समस्या हो। अमूर्त परिस्थितियों में परीक्षण का निर्माण संभव नहीं हो सकता, क्योंकि परीक्षण सदैव किसी उद्देश्य हेतु ही बनाए जाते हैं। फिर है मितव्ययिता। एक परीक्षण समय तथा धन की दृष्टि से मितव्ययी होना चाहिए, अर्थात उसमें टाइम भी कम लगना चाहिए और उसमें खर्चा भी कम होना चाहिए। एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रत्येक दृष्टिकोण से मितव्ययी हो। उसका निर्माण समय, धन एवं व्यक्ति को दृष्टि में रखते हुए होना चाहिए, क्योंकि आज के इस व्यस्त वैज्ञानिक एवं औद्योगिक युग में मितव्ययी होना व्यक्ति के जीवन में अत्यंत आवश्यक हो गया है। इसके अतिरिक्त परीक्षण की विषय सामग्री ऐसी होनी चाहिए कि उसके निर्माण में अत्यधिक समय, धन एवं व्यक्तियों की आवश्यकता न हो। अब है व्यापकता। व्यापकता से आशय है कि परीक्षण में इस प्रकार के पदों या प्रश्नों को स्थान दिया जाए कि वह उस क्षेत्र में समस्त पहलुओं का मापन कर सके, अर्थात वह व्यवहार का विस्तृत रूप से प्रतिदर्श कर सके। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि परीक्षण इतना व्यापक होना चाहिए कि वह अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सके। उनमें उन समस्त पहलुओं से संबंधित प्रश्नों को स्थान मिलना चाहिए जिनका मापन करना है। जैसे बुद्धि परीक्षण की रचना में संख्यात्मक, समस्यात्मक, अमूर्त वस्तुओं, स्मृति, शाब्दिक योग्यता आदि प्रकार के प्रश्न जो विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का मापन करते हैं शामिल किया जाना चाहिए।
इस प्रकार से परीक्षण के द्वारा व्यक्ति के विस्तृत व्यवहार का उचित रूप से अध्ययन संभव है। आगे है सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली। परीक्षा के मध्य लंबे अंतराल की त्रुटियों को दूर करने के लिए सेमेस्टर प्रणाली का आयोजन किया जाता है। सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली वाली कक्षाओं में पाठ्यक्रम को यथोचित इकाई में बांट दिया जाता है। जैसे स्नातक 2 साल के पाठ्यक्रम को 6 महीनों के 4 सेमेस्टरों में बांट दिया जाता है, अर्थात पाठ्यक्रम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, उसको सेमेस्टर का नाम दिया जाता है। चारों सेमेस्टरों की समाप्ति के पश्चात चारों सेमेस्टरों में अर्जित उपलब्धियों के योग के आधार पर छात्रों को उपाधि दी जाती है। ऐसा करने पर छात्र पूरे वर्ष पढ़कर पाठ्यक्रम का ज्ञान गहराई व पूर्णता से प्राप्त करता है। अब है प्रश्न बैंक, क्वेश्चन बैंक। प्रश्न बैंक प्रश्नों का वह संग्रह है जिसका उपयोग छात्र अपने अध्ययन के लिए, अध्यापक अध्यापन के लिए तथा परीक्षक प्रश्न पत्र की रचना के लिए उपयोग करते हैं। पाठ्यक्रम के इन सभी इकाइयों से एक निश्चित अनुपात में प्रश्नों का प्रतिनिधित्व होता है। बाह्य तथा आंतरिक परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ, वैध, विश्वसनीय प्रश्न पूछे जाएं और परीक्षाओं की उपयोगिता बनी रहे, इस बात को ध्यान में रखकर प्रश्न बैंक की योजना बनाई गई। परंतु दूसरी ओर प्रश्न बैंक का निर्माण विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है, इसलिए छात्रों में निर्भरता की भावना बढ़ी। विषय विशेषज्ञ न मिल पाने पर प्रश्नों की रचना त्रुटिपूर्ण होने की संभावना बनी रहती है। इसके अतिरिक्त यह अधिक व्ययशील प्रणाली है। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।